चलिए अब हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है एवरेज पावर कंज्यूम इन आरएलसी सर्किट। और अब आपको पता चलेगा पावर फैक्टर क्या चीज़ है। ठीक है, थोड़ी बड़ी सी है, समझा के लिखेंगे इसे। तो हम देखने चाहेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट। अब एक इसका ना मेथड एब इनिशियो मेथड भी होता है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट। उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ वही फेजर डायग्राम बनाएंगे दोबारा, इम्पीडेंस ट्रायंगल, बट उससे नहीं करना चाह रहे। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि इन आरएलसी सर्किट, सिंपल सी बात है, इन आरएलसी सर्किट ई लीड आई बाय फेज फाइव। ई जो है आई को लीड करता है कितने फेज से, 5 फेज से, ये हम लोगों को पता है, वी नो अबाउट दैट। या हम ये बोल सकते हैं कि आई लैग करता है, दोनों तरीके से आप डेरिवेशन करेंगे तो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, फिर अगर ई लीड करता है तो चाहे मैं आई में ही हरकतें कर रहा हूँ हर जगह, तो ई को तो मैं यही लिखता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई को कर देता हूँ मैं, देखो कितना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ऐसे मैंने लिख दिया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब आपको पता है अभी भी कौन आगे है, ईएमएफ आगे है, कितने फेज से, 5 फेज से। करना वैसी है, हालांकि वो जो दोनों चीज़ें आपने पढ़ी थी ना, एवरेज पावर इन रजिस्टर और एवरेज पावर इन इंडक्टर या कैपेसिटर, उन दोनों के इंटीग्रेशन यहाँ काम आएंगे। याद होंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, नहीं होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, वो होती है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा हूँ तो इंस्टेंटेनियस ही लेना है। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, वो इंस्टेंटेनियस करंट है, दोनों को लिया। तो यहाँ से आया ई नॉट साइन ओमेगा टी और वहाँ से आया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। अब ये कुछ नहीं होता, ना ये कॉस थीटा होता है, ना ये साइन थीटा होता है, ये चीज़, इसे खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, साइन ए माइनस बी का। देखो क्या होता है, साइन का एंगल लिखा ए, कॉस का एंगल लिखा बी, फिर यहाँ पे कॉस का एंगल लिखा ए, साइन का एंगल लिखा बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन का एंगल लिखा ए, फिर कॉस का बी। अगर साइन का ए तो कॉस का बी, तो कॉस का ए तो साइन का बी, साइन का ए तो कॉस का बी, तो कॉस का ए तो साइन का बी, माइनस के लिए माइनस। ये फार्मूला हम लगाएंगे, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हम यहाँ लगाना चाहेंगे, तो देखिए होगा क्या, पावर इंस्टेंटेनियस क्या बनी, ई नॉट आई नॉट एक साइड, ई नॉट आई नॉट का हो गया, साइन ओमेगा टी भी यहाँ पे, और अब आप पे बचा ये चीज़ साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में थे, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे लिख लिया, और आप पे ये बचे साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ये ए है और ये बी है। क्या पढ़ा था आपने, साइन का ए कॉस का बी, तो साइन का ए हो गया, ए कितना है ओमेगा टी, कॉस का बी हो गया, बी कितना है 5। ठीक है, फिर इसका उल्टा, कॉस का क्या कर दोगे ओमेगा टी, और साइन का क्या कर दोगे 5, यही है। और माइनस है तो बीच में माइनस लगाओगे। क्लियर है इतनी बातें बच्चों? इस चीज़ को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस लगाओ, और फिर इस चीज़ को उससे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो देखो इंस्टेंटेनियस पावर आपकी कितनी आई, एक तो आपकी आई ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी जो है वो मल्टीप्लाई कर गया इससे, साइन ओमेगा टी कॉस 5 से, फिर माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कर गया इससे, कॉस ओमेगा टी और साइन 5 से, ये हमको पता ही है। ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी पहले मल्टीप्लाई करा इससे, साइन ओमेगा टी कॉस 5 से, ये रहा, फिर ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई करा कॉस ओमेगा टी साइन 5 से, ये हम लोगों को पता है। मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, देखिए क्या आता है, इंस्टेंटेनियस पावर आपकी आई ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ पे हुआ कॉस 5। अब याद आया ये कहाँ आया था, ये तब आया था जब सिर्फ रजिस्टर होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम इसे क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, वही लिखेंगे। और ये अभी देखा था आपने इंडक्टर कैपेसिटर में आया था ये चीज़, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन 5।
एंड माइंड इट साइन फाई एंड कॉस फाई आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बस टी वाली चीज़ों का होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें, पावर इंस्टेंटेनियस आपको पता है ई नॉट आई नॉट और कॉस फाई अलग से लिख दिए, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का लिखा तो ये होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हुआ था, इंडक्टर में भी देख लिया, कैपेसिटर में भी देख लिया, कोई गुना तो नहीं करा, तो 2 से तो डिवाइड कर दिया, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो साइन फाई तो है ही, तो ई नॉट आई नॉट साइन फाई पहले से है, ई नॉट आई नॉट साइन फाई पहले से, हरकतें इसमें करना चाह रहे हैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी में, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बनेगा कितना, साइन 2 ओमेगा टी, पता है ना, साइन 2 ओमेगा टी बनेगा। क्या चीज़, देखो ई नॉट आई नॉट साइन फाई ऐसी है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बनेगा साइन 2 ओमेगा टी, ये हमने लिख लिया। अब 2 इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे, करने के लिए तो 2 इंटीग्रेशन बनाने पड़ेंगे। अरे क्या सोच रहे हो तुम कि बड़ी है छोटी, और फ्लो के साथ चलो, बड़ी कोई चीज़ नहीं होती इतनी बड़ी क्लास में। हाँ, हार्ड हो सकती है, ईजी हो सकती है, कभी कभार एक छोटी सी चीज़ भी दिमाग में पल्ले नहीं पड़ती। इस चीज़ पे जो हम माथा फोड़ रहे हैं दीवार पे, तो ये तो समझ में आ ही रही है कि क्या चीज़ है। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है टोटल वर्क डन जो होता है इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt होता है, ये होता है, क्लियर है इतना। और जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर और dt, और लिमिट लगती है कितनी, 0 से t, यही लगती है। ये तो करते ही है ना कि अगर हमें डी डब्ल्यू को डब्ल्यू बनाना है तो उस साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और एडिक्वेट लिमिट्स लगानी पड़ेगी, जैसे आज हमने लगा दी कि लिमिट्स क्या है, आपको भी दिख रही है, हमको भी दिख रही है कि लिमिट्स क्या है, दिख रही है ना, शाबाश। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या चीज़ है। तो डी डब्ल्यू आपको पता चला कितना है, पावर इंस्टेंटेनियस इंटू टी टी है। आगे बढ़ेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 से टी, ये 2 चीज़ें हैं। अब मैं चाह रहा हूँ आप 2 इंटीग्रेशन बना दो क्योंकि ये अलग अलग जाएगी, तो एक इंटीग्रेशन ये रहा माइनस एक इंटीग्रेशन ये रहा 0 से टी। पहले वाले इंटीग्रेशन में ये चीज़ कितनी है, ये ई नॉट आई नॉट कॉस फाई और होल अपॉन में 2, और ये रहे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ रखेंगे डी टी। तो एक तो ये इंटीग्रेशन हो गया, यही वाला तो है ये, और एक वो हो गया कि ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2, और ये है साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे चल रहा है डी टी। क्लियर, बहुत बढ़िया। नाउ जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकालो। आपको पता है कांस्टेंट कौन है जिनमें टी नहीं है, वो कांस्टेंट है, उनको बाहर निकालो और देखो क्या चीज़ बच रही है। तो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2, ये लिख दिया, बचा 0 से टी और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, यहाँ पे बचा आपका डी टी, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2, बाहर आए 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब आपको पता है ये चीज़ 0 आती है, याद है नहीं है, साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 आता है, और ये चीज़ t बाई 2 आती है सॉल्व होके, नहीं भूल गए, कोई बात नहीं, ये t आएगा ना अंदर से, कर लेते हैं। तो ई नॉट आई नॉट बाई 2, और यहाँ पे कॉस फाई है, इधर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ भी बन गए, यहाँ तो 2 बने, एक बना 0 से टी 1 इंटू डी टी मतलब डी टी का, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से टी किसका, कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी का, एक तो इंटीग्रेशन ये हो गया, और दूसरा वो चल ही रहा है कितना, माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई बाई 2, एक कर दे क्या इंटीग्रेशन, कर लो सर, लिमिट चल रही है 0 से टी, इंटीग्रेशन है साइन 2 ओमेगा टी का, आपको पता है कितना होता है, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई कितना 2 होता है, यही होता है ना, और सॉल्व करोगे 0 आएगा, यहाँ से कर लो सॉल्व। देखो भाई मेहनत तो है, कोई बात नहीं, आपके सामने मैं हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, कर लेना इसे, कोई घबराहट नहीं होगी। देखो W इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई
बाई 2। यहाँ पे देखेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, और आपको पता है जब t इंटीग्रेशन होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके t ही आएगा। इसमें कोई शक तो नहीं है ना बेटा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट है 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 t आएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे। cos 2 ओमेगा t का आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। cos 2 ओमेगा t का क्या होता है, sin 2 ओमेगा t, और अंदर आता है 2 ओमेगा, है ना, 2 ओमेगा आएगा, लिमिट चलेगी 0 से t। ये चीज़ सॉल्व होके आपको पता है कितना आता है, इसका इंटीग्रेशन करा था नीचे 2 ओमेगा आएगा। ठीक है, शाबाश। तो ये माइनस ई नॉट आई नॉट साइन 5 बाई 4 ओमेगा। और बच्चे जब इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम कॉस की ना, तो आपको पता है माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। कॉस 2 ओमेगा, एक बार बड़ा टी, एक बार कॉस 0 तो 1 हो जाता है। फिर यहाँ आता है कॉस 2 ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाई टी, तो कॉस 4 पाई बाई टी इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल होता है तो कॉस 4 पाई आता है, कॉस 4 पाई 1 होता है, 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये अभी 2 डेरिवेशन में देखा तो तुमने इंडक्टर और कैपेसिटर में, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। उसके बाद बचता जो है वो लिख लेते हैं। तो देखो बचेगा क्या, हम पे बचा ये कि वर्क डन हो गया ई नॉट आई नॉट कॉस 5 बाई 2, इनको सॉल्व करेंगे तो t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा बाहर आया, उसको छोड़ दो, अब वो तो 0 हो गया, है ना। अब इनको करेंगे तो देखो 2 ओमेगा मैंने बाहर निकाल दिया, अब बचा साइन 2 ओमेगा। 2 ओमेगा तो बाहर आ गया ना, इसमें लिमिट्स डालनी है, एक बार कैपिटल T माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा। अब अगर मैं आपको रफ में दिखा दूँ ना, आप ये वाला इंटीग्रेशन भी 0 ही आता है, काम को तो सिर्फ dt वाला इंटीग्रेशन होता है। आप देख लो w इज इक्वल टू ये चीज़ ऐसी, ठीक है, t माइनस 1 बाई 2 ओमेगा ऐसी, यहाँ वैल्यू डालोगे, साइन आपको पता है 2 ओमेगा t 4 पाई बनता है, अभी नहीं देखा कॉस में, और यहाँ साइन 0 है, साइन 4 पाई 0 होता है बच्चे। ठीक है, ये पता है ना 2 पाई बाई टी होगा, t से t कैंसिल 4 पाई, साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, 1 बाई 2 ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो वर्क डन की एग्जैक्टली वैल्यू आएगी ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5, और सिर्फ ये t बचा क्योंकि 1 बाई 2 ओमेगा इंटू 0 तो 0 हो गया। तो कुल मिला के बात ये बच रही है ना। तो आपको पता चला अब कहाँ से आता है वो कॉस 5, यहाँ से आता है जो बच गया। एवरेज पावर निकाल लेंगे तो ये t हट जाएगा। तो देखिए एवरेज पावर क्या आती है, एवरेज पावर आती है टोटल वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपको दिख ही रहा है, ये पूरी चीज़ है, टाइम से ये वाला टाइम कैंसिल होगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2t कॉस 5 चल ही रहा है, t ऊपर है और एक ये वाला टाइम है t से t कैंसिल, भाई ये तो आया है ना, t से ये t नीचे है, ये t ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। तो आप पे बचा ई नॉट आई नॉट कॉस 5, और बच्चे नीचे कितना बचा, 2 बचा। देखो 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं √2 अलग लिख रहा हूँ। आपको भी पता है √2 2 ही होता है ना। ई नॉट बाई √2 आपको पता है क्या होता है, ई RMS या ई वर्चुअल, है ना, जो भी बोलना है, ई वर्चुअल, आई वर्चुअल और कॉस 5 ये है। और RLC सर्किट है तो देखो आई वर्चुअल को, आई होता है V/R, तो आई जो है V/R होता है, ये एक तो ये याद रख लेना। और आई जो होता है V/R होता है, तो V तो EV ही है, V तो कुछ और नहीं है, EV ही है, तो आई वर्चुअल होगा EV/Z, और यहाँ पे आएगा cos 5। तो आपको ये भी बोल सकते हो इसे E² V/Z cos 5, घबराना नहीं है, ऐसी फॉर्म भी आएगी। cos 5 आपका क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, ये समझ में है ना, I इज इक्वल टू V/R कर दिया, cos 5 पावर फैक्टर होता है। ठीक है, ये याद रखना, cos 5 कितना होता है, पावर फैक्टर होता है। cos 5 की जनरली वैल्यू क्या होती है, cos 5 जो होता है पावर फैक्टर होता है, R/Z होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना। तो RLC सर्किट का भी आपने देख लिया एवरेज पावर कंजप्शन कितना होता है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा, अगर आप यहाँ ना प्योरली रेजिस्टिव देखो तो वहाँ पे फेज एंगल की वैल्यू 0 होगी, है ना। और अगर आप इंडक्टर देखो तो कितनी हो जाती है, 90 हो जाती है, कैपेसिटर में कितनी हो जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो एवरेज पावर अगर हम सिर्फ R में निकालें तो फेज एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। cos 0 कितना होता है,
cos 0 होता है 1। तो एवरेज पावर जो है कितनी आएगी, सिर्फ ई वर्चुअल इंटू आई वर्चुअल आएगी। अगर हम सिर्फ ऐसा सर्किट देखें जिसमें इंडक्टर है तो फेज़ एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो cos 90 कितना आएगा, 0 आएगा। तो एवरेज पावर कंजप्शन यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम ये देखें कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो तो वहाँ पे भी फेज़ एंगल कितना आएगा, 90 आएगा, cos 90 0 आएगा, और एवरेज पावर तभी भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये है, ये हमने देख ही लिया था। क्लियर है इतना, शाबाश। अब ज़रा पावर फैक्टर हम स्पेसिफिकली लिख लेते हैं कि पावर फैक्टर चीज़ होती क्या भला है। ठीक है, एवरेज पावर में हो गया है अब एवरेज पावर। अब हम ये देख लेते हैं कि पावर फैक्टर होती क्या चीज़ है। ठीक है, गुड। तो देखो एवरेज पावर तो हमने देख लिया, अब पावर फैक्टर देखेंगे, है ना। अगर भूल चुके हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, इसको हमें पढ़ना है। पावर फैक्टर डिनोट करते हैं इसे cos फाई से। ठीक है यार, पावर फैक्टर होता क्या है, cos फाई कुछ और नहीं होता, cos फाई होता है कि जो हमने मान के चली थी वो पावर का रेशियो और एपरेंट पावर का रेशियो, मतलब वो दोनों होनी चाहिए। cos फाई, ये जो पावर फैक्टर है, इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर, कि असली में पावर कितनी निकलनी चाहिए, टू एपरेंट पावर। एपरेंट पावर ऐसा क्यों है, ऐसी दिक्कत इसलिए है क्योंकि देखो एक ना ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के हिसाब से ये माना गया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रजिस्टर हो ही नहीं सकता, और तब सिर्फ जो पावर डेवलप होती वो सिर्फ, या पावर रिलीज होती या पावर वेस्ट होती, वो सिर्फ होती ड्यू टू प्योर रजिस्टर, ओमिक रजिस्टर, उसकी वजह से होती, तो वो रियल पावर हो जाती है। और एपरेंट आपको पता है जो आज की मॉडर्न थ्योरी है। तो cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है पावर रियल अपॉन पावर एपरेंट। ठीक है, पावर रियल अपॉन पावर एपरेंट। पावर रियल को P मान लेते हैं, एपरेंट पावर आपको पता है E वर्चुअल इंटू आई वर्चुअल होती है। ठीक है, ये आपको पता ही है। यहीं से तो आपका देखो बना पावर एवरेज कितना, E वर्चुअल आई वर्चुअल मल्टीप्लाई बाई कितना, cos फाई, यहीं से बना। ठीक है, एपरेंट पावर मतलब देखो cos फाई की वजह से ना पावर चेंज हो जाती है तो एपरेंट आ जाता है, ये है। हालांकि जो रियल पावर है आपको पता है वो इज़ रिलेटेड टू जस्ट ओमिक रेजिस्टेंस R एंड एपरेंट पावर इज़ रिलेटेड टू Z, ये भी आपको पता ही है। अभी मैंने थ्योरी में बताया ना कि ओल्ड थ्योरी के हिसाब से सारी की सारी पावर कंज्यूम कौन करेगा, सिर्फ ओमिक रजिस्टर। तो दिस पावर इज सिनोलॉगस टू R एंड दिस एपरेंट पावर विल सिम्बोलाइज Z। तो cos फाई की यहाँ से एक वैल्यू और आ गई, कितनी, R अपॉन अंडर रूट Z, आपको पता ही है कितना होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब दो तीन बातें यहाँ पे देखने वाली ये है कि पावर फैक्टर ये हो गया। अगर हम देखें नॉन इंडक्टिव सर्किट तो वहाँ आपको इसकी वैल्यू पता है कितनी आती है ना, वो हमने देख ही लिया है। नॉन इंडक्टिव सर्किट में क्या आती है, इंडक्टर में कितनी आती है, वो कितनी आती है ना। तो जैसे नॉन इंडक्टिव सर्किट है, नॉन इंडक्टिव सर्किट, नॉन इंडक्टिव मतलब प्योरली रजिस्टिव R वाला है ना। तो आपको पता है फेज एंगल वहाँ कितना होता है, 0 होता है, और cos फाई की वैल्यू कितनी आती है, cos 0 कितना, 1 होता है, तो इतनी आती है। ठीक है, तो वहाँ पे R और ये सेम हो जाते हैं। आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ पे cos फाई की वैल्यू 1 डालता हूँ, क्योंकि देखो cos फाई 1 ही तो आया है, ये 1 हो गया, ये है R, ये है अंडर रूट कितना, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको इधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और बराबर किसके, R के। दोनों साइड आप कर लो स्क्वायरिंग, स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, XL माइनस XC का होल स्क्वायर 1 के बराबर, या 0 आएगा बच्चे, है ना, कैंसिल हो गया। तो XL माइनस XC भी कितना आएगा, 0 आएगा।
रूट ले लेना दोनों साइड, और एक्सएल और एक्सी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो प्योरली रेजिस्टिव या नॉन इंडक्टिव सर्किट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आरएलसी सर्किट किस में करता है, रेजोनेंस में। ये कंडीशन किसकी है, एक्सएल एक्सी बराबर रेजोनेंस की, ठीक है, ये चीज़ है। अब नॉन इंडक्टिव हो गया, प्योरली इंडक्टिव देखोगे या प्योरली कैपेसिटिव देखोगे तो उसमें भी तुम्हें पता है फाई कितना होता है, 90 होता है, तो पावर फैक्टर वहाँ 0 आ जाता है। तो ये तुम्हें पता ही है कि प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो आपका सर्किट होता है, मतलब सिर्फ जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, सिर्फ इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, उसमें फेज एंगल आपका 90 बनता है, और जो आपका कॉस फाई होता है वो आपका कॉस 90 बनेगा। कॉस 90 का मतलब कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अगर आप ये लगाओगे भी वहाँ तो क्या होगा, नीचे वाली चीज़ 0 हो जाएगी, कुछ आएगा थोड़ी। कॉस फाई 0 इज इक्वल टू आर अपन जेड हो गया, तो जेड कभी भी 0 हो नहीं सकता, जेड कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। ये चीज़ 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब आर को क्या होना पड़ेगा, 0। चलो बच्चा वाला कर लो तुम, जेड इधर गया, जेड इंटू 0 0 हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कहने की बात सही है। तो मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओमिक रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, दैट मीन्स कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एवरेज पावर कंजप्शन कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब तो यही है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो पावर को वेस्ट करता है, रेजिस्टेंस की वजह से तो पावर एज अ फॉर्म ऑफ हीट वेस्ट होती है। तो यहाँ एवरेज पावर कंजप्शन कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इन प्योरली इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट जो करंट फ्लो करेगा उसमें कोई पावर लॉस्ट नहीं होगी, और ऐसे करंट को बोलते हैं वॉट लेस करंट। वॉट मतलब पावर होता है, तो पावर लेस करंट मतलब उससे कोई पावर वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो हेयर द करंट दैट इज फ्लोन इज कॉल्ड पावरलेस या वॉटलेस या आइडियल करंट, आइडल करंट, ठीक है। आइडल या पावरलेस या वॉटलेस करंट ये बोलते हैं, आइडल, पावरलेस या वॉटलेस करंट, ये हम टर्म करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एवरेज पावर कंजप्शन क्योंकि है कितना है, 0 है, इसलिए यहाँ पे कोई पावर कंज्यूम नहीं होती। इसलिए यहाँ पे किस में, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में आपका क्या होता है, एवरेज पावर कंजप्शन कितना होता है, 0 होता है। अच्छा एक और चीज़, इन आरएलसी सर्किट जो हमारा आरएलसी सर्किट होता है ना, उसमें एट रेजोनेंस, आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस आता है, ठीक है, तो एक्सएल और एक्सी क्या होते हैं आपको पता है, बराबर हो जाते हैं। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तो जेड की वैल्यू आपको पता है अंडर रूट कितनी होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होती है। और एक्सएल और एक्सी तो आपके क्या ठहरे, बराबर है। एक्सएल एक्सी क्या है, बराबर है ना, दिख रहे हैं ना, एक्सएल एक्सी क्या है, बराबर है। अगर एक्सएल और एक्सी क्या हो गए, बराबर हो गए, तो यहाँ से ये गायब हो जाएंगे, तो सिर्फ आप पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बचा। मतलब कितना आया, आर आया, मिनिमम है। आपको पता है जेड मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और सबसे मेन बात, कॉस फाई आपको पता है हमेशा सही कितना होता है, आर बाई जेड होता है, यही तो लगा रहे हो। तो आर है, पर जेड भी रेजोनेंस में आरएलसी सर्किट में कितना बन गया, जेड कितना बन गया, आर बन गया, आर बाई जेड। पर जेड भी कितना बन गया, रेजोनेंस में आर बन गया, तो आर बाई आर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अगर न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा हुआ कि पावर फैक्टर यूनिटी है, कॉस फाई यूनिटी है, आरएलसी सर्किट में पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी है, 1 है, तो समझ लेना किसकी कंडीशन की तरफ इशारा है, रेजोनेंस की कंडीशन की तरफ इशारा है। क्लियर है, शाबाश। चलिए अब हम वॉटलेस करंट के बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। चलो देखिए, अब हम बात करना चाहेंगे वॉटलेस करंट के बारे में। क्या होता है वॉटलेस करंट, समझ में आ ही गया आपको, जो अपने मेंटेनेंस के लिए सर्किट से कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। करंट को मेंटेन करना पड़ता है ना, सप्लाई उसकी बरकरार रहनी चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए।
उसके लिए वो कोई पावर कंज्यूम ना करे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वाटलेस करंट। थोड़ा समझेंगे, फेजर से समझेंगे कि क्या होता है वाटलेस करंट, फिर यूनिट को बाय बाय करेंगे। अभी एक और है इसमें ट्रांसफार्मर, वो भी समझेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं क्या चीज़, वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, तो वाटलेस करंट होता क्या है, देखो इट इज़, और ये सिर्फ आइडल बात है, इट इज़ द टाइप ऑफ करंट, क्योंकि जो असली में हमें चीज़ मिलती है वो इसके बीच की मिलती है, ठीक है। तो इट इज़ द टाइप ऑफ करंट विच रिक्वायर्स नो पावर फॉर its maintenance in the circuit. It is a type of current which requires no power for its maintenance in the circuit. सर्किट में मेंटेन होने के लिए इसको यार किसी भी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती पावर कंजप्शन की, ठीक है। जरा से फेज़र से समझते हैं, फेज़र से समझोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो मान लो ये मेरी ई वर्चुअल है, और मान लो ये करंट के साथ आई वर्चुअल के साथ 5 फेज बना रही है, ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। तुम्हें रिजॉल्व करना आता है, देखो ये आई वर्चुअल है, इसे एंगल की तरफ ले गया, आई वर्चुअल को एंगल की तरफ ले गया, तो इस साइड आएगा। आप खुद बताओ क्या आई वर्चुअल का कौन सा कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट, और इसी के परपेंडिकुलर जो होगा 90 डिग्री में, इस वाली लाइन के 90 डिग्री में जो होगा वो होगा आई वर्चुअल इंटू साइन फाई। अब देखते हैं दो चीज़ें। देखो पहली चीज़ क्या है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा मैंने रिजॉल्व कैसे करा। आई वर्चुअल को ही एंगल की तरफ ले गया, इसको नीचे नहीं ले गया, ई वर्चुअल को नहीं ले गया, आई वर्चुअल को ऊपर ले गया एंगल की तरफ, तो कॉस आ जाएगा, दूसरा वाला साइन हो जाएगा। अब पहली बात ये है कि फेज एंगल बिटवीन ई वर्चुअल एंड आई वर्चुअल कॉस फाई इज़ कितना है, इन दोनों के बीच में फेज एंगल। एक तो पहले से है, दूसरा मैं इनके बीच में फेज डिफरेंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। फेज डिफरेंस बोलना सही रहेगा, एंगल नहीं। फेज डिफरेंस किस किस के बीच में, आई वर्चुअल भी इधर ही है, आई वर्चुअल कॉस फाई भी इधर है, ई वर्चुअल भी इधर है। कितना डिफरेंस है, 0 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एवरेज पावर निकालें, है ना, यहाँ की, तो क्या आएगी भाई, वोल्टेज ई वी, करंट आई वी कॉस फाई, और कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम कितना, 0, ठीक है। यही तो होता है ई वी आई वी कॉस फाई, पावर फैक्टर है भाई ये कॉस 0, तो कितनी आएगी, पावर एवरेज आएगी कॉस 0 तो 1 होता है। दो कॉस से परेशान तो नहीं हो, ये कॉस अलग है और एक वाला है, अभी नहीं पढ़ा तुमने, पावर एवरेज ई वी आई वी कॉस फाई, ये कॉस 0, तो ई वर्चुअल आई वी कॉस फाई और कॉस 0 होता है 1। तो यार यहाँ तो पावर 0 नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट वाटलेस करंट, यहाँ पे इट इज़ नॉट वाटलेस करंट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कौन सा वाटलेस करंट नहीं है, आई वी कॉस फाई, आई वी कॉस फाई, ये हमारा वाटलेस करंट नहीं है। साइन वाला जरूर होगा, क्योंकि ई वी और आई वी साइन फाई के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है यह, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है फेज डिफरेंस बिटवीन ई वी एंड आई वी साइन फाई, आई वी साइन फाई, आई वी साइन फाई के बीच में कितना है फेज डिफरेंस। तो ज़रा ध्यान से देखो, ई वी एंड आई वी साइन फाई, ई वी ये रहा और आई वी साइन फाई ये रहा, कितना एंगल है, 90 डिग्री, इस 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे पावर एवरेज निकालें तो होगी वोल्टेज ई वी, करंट आई वी साइन फाई, एंड कॉस फेज एंगल है ना, या फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर कॉस 90। तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कंजप्शन 0 हो जाएगा। मतलब कौन सा करंट का कंपोनेंट वाटलेस करंट वाला होगा, आई वी साइन फाई है, दैट इज आई वी साइन फाई। सिंस आई वी साइन फाई कंज्यूम नो पावर, तो दैट इज आई वी साइन फाई इज आइडल या वाटलेस करंट, ये आइडल या वाटलेस करंट होगा। क्लियर इतनी बातें, गुड, ये चीज़ है।
ठीक है। वाटरलेस करंट या कंपोनेंट कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, तो वाटरलेस करंट ये हुआ। अच्छा, पहले हम क्या चाहते हैं कि जब हम ना जनरेशन करना चाहें करंट या पावर की, तो इसको नोट में लिख लेना कि नोट लिख लेना ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ पावर या करंट। पावर और करंट के जनरेशन के लिए हमें देखो कॉस की जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी ना, तो उतना ज़्यादा पावर नेगेटिव या जीरो होगी। आप खुद देखो, 0 पे तो 1 है मैक्सिमम है, 90 पे 0 हो जाएगी, 180 पे -1 हो जाएगा पावर फैक्टर। ईवी आईवी भी तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते ना, पावर फैक्टर से ही आप कुछ कर सकते हो। ईवी तो आपने एक बैटरी लगा दी, करंट उससे फिक्स सप्लाई होगा, तो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में फेज एंगल या पावर फैक्टर है उसलिए। तो ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ पावर या करंट वी शुड केप्ट पावर फैक्टर मतलब cos फाई मिनिमम। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग कंजम्पशन, जब हम कंजम करें, इसको कंज्यूम करें, कंजम्पशन, जो हमारा cos फाई है वो हमारा होना चाहिए मैक्सिमम। मतलब आप एक्यूट से ज़्यादा लो, 90 लो, ग्रेटर देन 90 लो, इक्वल टू 90 लो, लेस देन इक्वल टू 180 लो, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 270 लो, फिर 360 में दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखना है ना, कि जब हमें जनरेट करनी हो पावर तो पावर फैक्टर को कम रखते हैं, ताकि जो हमारा हीट लॉस है, पावर लॉस है, वो कम हो। और जब हमें कंजम्पशन करना होता है तो हम क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता हुआ, बट इसमें 2-3 बातें और कि जैसे हम AC DC के एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं ना, और कुछ और बातें कि क्यों AC से हम केमिकल इफेक्ट ही नहीं कर पाते, कैसे हम AC को बढ़ा घटा सकते हैं, किसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में भी, इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, और आज ख़त्म भी इससे करेंगे। तो पहले देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, वो दोबारा सर, हाँ भाई दोबारा, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC। तो पहली बात तो देखो AC का एडवांटेज क्या है कि AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। AC को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूजिंग ट्रांसफार्मर। AC को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस यूजिंग ट्रांसफार्मर्स, जहाँ पे एनर्जी लॉस कम होता है। एनर्जी लॉसेस जो होते हैं वो हमारे होते हैं नेग्लिजिबल। एनर्जी लॉसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। दूसरा यार, इस AC को देखो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन से, ये है। ठीक है, इसका मतलब AC कैन बी वेरिड, AC कैन बी वेरिड मतलब स्टेप अप या डाउन। AC कैन बी वेरिड मतलब स्टेप अप या स्टेप डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर की मदद से। अगर आपके घर के पास है ना पावर स्टेशन, तो DC पावर स्टेशन सही रहता है, उसमें वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, तब DC का यूज़ करेंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए वही है। ठीक है, अब AC कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू DC। AC कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू DC, बट DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। AC को हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू DC यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक चीज़ होती है जिससे हम AC को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चौथा इसमें क्या लिख सकते हैं, चौथा ये लिख सकते हैं कि AC जो है पोर्टेबल नहीं है बट चीपर है। AC इज़ चीपर एंड रिलायबल देन DC। ये मैंने आपको बताया था, AC पानी या न्यूक्लियर से बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी से, जबकि DC में केमिकल लगते हैं, केमिकल महंगे आते हैं, यही है। तो AC इज़ चीपर एंड रिलायबल देन DC। ओके, इतना हो गया।
और कुछ नहीं। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखी तो उसमें पुरानी ट्यूबलाइट में चोक कॉइल आती थी, उससे हम एसी को रिड्यूस भी कर सकते हैं विदाउट मच एनर्जी लॉस। जबकि डीसी को अगर हम रिड्यूस करना चाहेंगे तो उसमें हीट बहुत जनरेट होती है। हीट इज़ नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेस्टेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जबकि एसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एसी कैन बी एफिशिएंटली रिड्यूस, एफिशिएंटली मतलब एनर्जी बचाएंगे, है ना, एफिशिएंटली रिड्यूस बाय चोक कॉइल। चोक कॉइल से एसी को हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंटली रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट मच एनर्जी लॉसेस, विदाउट मच एनर्जी लॉसेस। ज़्यादा एनर्जी लॉसेस नहीं करना, और एसी क्या हो जाती है, एफिशिएंटली रिड्यूस हो जाती है। चलिए अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं थोड़े। एडवांटेजेस तो आपने देख ली, अब थोड़े डिसएडवांटेजेस भी देख लो। डिमेरिट देख लेते हैं ना, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अच्छा नहीं लगता बोलना, डीमेरिट बोल देते हैं। तो डीमेरिट ऑफ एसी ओवर डीसी, तो सबसे पहले तो एसी डेंजरस है बहुत, तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू वर्क विद एसी। बहुत मतलब इसमें इसका जो कर्तव्य है, धर्म है, जलाने का है, फूकने का है ना, इसमें नुकसान बहुत है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस टू वर्क ऑन एसी। एसी में काम करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ख़तरनाक है, ये है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम ज़रा सा भी इसे टच करते हैं फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, अगर हम इसे टच करें, इफ़ एनीवन टच इट, थोड़ी सी देर के लिए भी अगर हम टच करेंगे तो पूरी बॉडी से एसी घूम जाता है और सेवर डैमेज हो सकता है। इफ़ एनीवन टच इट, इट में सफ़र, या ही और शी में सफ़र, सेवर डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ है, सेवर डैमेज, ठीक है। दूसरा, शॉक ऑफ एसी अट्रैक्टिव होता है, चिपका के रखेगा जब तक पूरा खून जला ना दे। शॉक ऑफ एसी इज़ अट्रैक्टिव वाइल डीसी इज़ रिपल्सिव। डीसी में झटका लगता है तो हम दूर जाते हैं, जबकि ये क्या करता है, चिपका के रखता है, ये है। तीसरी चीज़ क्या है, एसी कांट प्रोड्यूस केमिकल इफ़ेक्ट्स। एसी केमिकल इफ़ेक्ट्स नहीं कर सकता। कैसे केमिकल इफ़ेक्ट्स, लाइक आपने सुना होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वनाइजेशन, ये एसी से नहीं हो सकता, ये सारे डीसी से होता है। लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वनाइजेशन, ये चीज़ें नहीं हो पाती। और भी होंगी बहुत सी चीज़ें, नहीं इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है एसी से, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। और भी हैं, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वो एसी से नहीं हो सकता, वो डीसी से ही हो सकता है। इलेक्ट्रो टाइपिंग होती है ऐसी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो टाइपिंग, ये सब डीसी से हो सकती है, एसी से नहीं होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये चीज़ें इसमें आफ्टर इफेक्ट बहुत दिखे जाते हैं। और कुछ चीज़ें क्या जोड़ें, नहीं बस इतना ही काफ़ी है, और कुछ तो है नहीं इसमें बस। तो यहाँ पे एसी डीसी हमारे जो कहानी थी वो ख़त्म होती हुई, ठीक है, गुड।